गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं, और मैं रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करा रहा है। उसमें कक्षा 9 में बच्चों मैं आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करा रहा हूँ। रोज़ आपको नोट्स के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वह है कि अक्टूबर-नवंबर 1917 की क्रांति के बाद रूस में क्या बदला। अक्टूबर-नवंबर की क्रांति, जैसे आपको पता है, रूस में 2 क्रांतियां हुई थी, एक फरवरी-मार्च की क्रांति और एक अक्टूबर और नवंबर की क्रांति। तो अक्टूबर और नवंबर की क्रांति के बाद या अक्टूबर के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो बदली, ऐसी कौन कौन सी कम्युनिस्टों के या बोल्शेविकों की सत्ता में आने के बाद ऐसी कौन से आमूलचूल परिवर्तन हुए जिनके बारे हम देखेंगे। तो अक्टूबर के बाद क्या बदला, अक्टूबर के बाद क्या बदला, इससे पहले हम देखेंगे कि इससे पहले का जो घटनाक्रम हुआ था उसको हम थोड़ा उस पर नजर डालेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि रूस में फरवरी के बाद ही ऐसे हालात बन रहे थे जिसके कारण वहाँ पर क्रांति की संभावना है वो पैदा हो रही थी। क्रांति है वो उसकी संभावना थी, वो लग रही थी। तो जैसा आपको बताया है, अंतरिम सरकार के बनी थी केरेंस्की के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। अंतिम सरकार है उसका निर्माण हुआ था। तो केरेंस्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदियां हटा ली गई थी। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर हर जगह सोवियत का निर्माण है वो कर लिया गया, या सोवियत का गठन है वो कर लिया गया। जैसा कि बच्चों आपको पता है, अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था, जिसे हम व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन के नाम से जानते हैं, वो रूस लौट गए। वो निर्वासित थे और निर्वासन के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब फरवरी मार्च की क्रांति हुई तो फरवरी मार्च के बाद में अप्रैल में व्लादिमीर इलिच उलियानोव और लेनिन, जिसका पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन या जिसे हम व्लादिमीर लेनिन के नाम से जानते हैं, जो बोल्शेविक पार्टी का महान निर्माता था, जो आगे चलकर सोवियत रूस का राष्ट्रपति बना था, वो वापस लौट गए, वो वापस रूस आ गए। लेनिन के नेतृत्व में, जैसा आपको पता है, लेनिन को जार के शासनकाल में निर्वासित जीवन है वो व्यतीत करना पड़ा था। तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे। 1914 से जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तभी से वो नहीं चाहते थे, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक या साम्यवादी नहीं चाहते थे कि रूस को युद्ध में धकेला जाए। वो हर हालत में रूस को युद्ध से अलग करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि रूस को प्रथम विश्व युद्ध में न धकेला जाए। तो जिस प्रकार हम देखेंगे कि अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता लेनिन रूस लौट गए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक थे वो 1914 से ही, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तभी से वो युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, सोवियतों को सत्ता पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, या सोवियतों को सत्ता है वो अपने अधिकार में ले लेनी चाहिए, या सत्ता पर सोवियतों का नियंत्रण है वो हो जाना चाहिए। तो सत्ता पर सोवियतों को या बोल्शेविकों को नियंत्रण कर लेना चाहिए। सत्ता है वो बोल्शेविक अपने हाथ में जबरन सत्ता हाथ में ले ले। लेनिन ने ये प्रमुख बयान दिया था कि युद्ध समाप्त किया जाए, युद्धों को या जो प्रथम विश्व युद्ध को उसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए। जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जो बैंक है उनका
राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और जमीन को किसानों को लौटा दिया जाए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, युद्ध समाप्त कर दिया जाए और सारी जमीन जो सामंतो अभिजात वर्ग की जो सारी जमीन है वो उस पर किसान है वो अपना कब्जा कर ले, उस पर किसान है वो अपना नियंत्रण कर ले, यानी किसान है वो जमीन है वो अपने हाथों में ले ले। तो सारी जमीन किसानों को हवाले कर दी जाए, युद्ध समाप्त कर दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इस प्रकार की जो उन्होंने मांगे रखी थी, इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये जो 3 मांगे रखी थी, इन तीनों मांगों को, जो 3 मांगे लेनिन के नेतृत्व में रखी थी बोल्शेविकों ने, इन तीनों मांगों को हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो अप्रैल थीसिस में जो लेनिन की प्रमुख 3 मांग कौन सी थी? युद्ध तुरंत समाप्त कर दिया जाए, युद्ध है वो उसमें रूस को हट जाना चाहिए, रूस को अलग से संधि करके युद्ध से अलग हो जाना चाहिए, तो युद्ध को तुरंत समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों में बांट दी जाए और तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इस प्रकार जो लेनिन की जो 3 मांगे थी, युद्ध समाप्त कर दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सारी जमीनें वो किसानों को लौटा दी जाए, इस प्रकार जो लेनिन की 3 मांगे थी, इसे हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं, इन्हें हम अप्रैल थीसिस के नाम से पुकारते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी है, लेनिन का ये भी मानना था कि जो अपने रेडिकल कट्टर उद्देश्य प्राप्त करने हैं, इन कट्टर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी है वो कर दिया जाए, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी है वो बोल्शेविक पार्टी का नाम है वो रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, उन्हें लगता था कि अब समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, फिलहाल अंतरिम सरकार को समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों में उनकी धारणा थी वो बदल गई, उनकी सोच थी वो बदल गई। गर्मी में मजदूर आंदोलन और फैल गया, औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई, इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीके पर सवाल करने लगे, ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी, सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होती गई, वैसे वैसे बोल्शेविक पार्टी की ताकत मजबूत होती गई। बोल्शेविक पार्टी में ज़्यादातर सैनिक, किसान, मजदूर और श्रमिक शामिल थे। रूस की अधिकतर जनता है उसका समर्थन है वो बोल्शेविकों के पास आ गया था और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकारी असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे, सरकारी असंतोष को दबाने के लिए मजबूत कदम उठाए गए थे। मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा जुलाई 1917 में जो बोल्शेविकों ने भारी जुलूस निकाले थे, जिसमें जनता का व्यापक समर्थन उन्हें मिला था, विशाल मात्रा में जो जुलूस निकाले थे, उनको अंतरिम सरकार ने उनका दमन कर दिया था। अंतरिम सरकार ने उनको बुरी तरह से दबा दिया था, उनका भारी दमन कर दिया गया था। बहुत से जो बोल्शेविक या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, बहुत से बोल्शेविक या जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, या तो वो भूमिगत हो गए या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, या तो उन्हें भूमिगत होना पड़ा या गिरफ्तार करना पड़ा। गांव में किसान अब क्या करने लगे? समाजवादी क्रांति नेता भूमि पुनर्वितरण की मांग पर जोर देने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों की बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था। अब है अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसा कि आपको बच्चों पता है, रूसी क्रांति की तारीख के बारे में हमारे कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग कहते हैं इसे फरवरी मार्च की क्रांति और दूसरी क्रांति को अक्टूबर नवंबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो एग्जैक्ट तारीख क्या थी, इसको लेकर जो कैलेंडर है उसमें मतभेद रहता है। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। 1 फरवरी 1918 तक रूस में जूलियन कैलेंडर का ही अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने जूलियन कैलेंडर को हटाकर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको लागू कर दिया था। जूलियन कैलेंडर को हटाकर ग्रेगोरियन कैलेंडर को या ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू कर दिया गया था, जिसका अब सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे निकलता है।
जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से जो फरवरी में क्रांति हुई थी वह असली में क्रांति 12 मार्च को हुई थी, और जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी वो 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। तो इस प्रकार 1 फरवरी 1918 को तक रूस में जूलियन कैलेंडर चल रहा था, और इसके बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्वीकार कर लिया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से फिलहाल या मुख्य रूप से 13 दिन आगे चलता है। इस प्रकार जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे हो गया, इसलिए जो फरवरी में क्रांति हुई थी वो असली में क्रांति 12 मार्च को हुई थी, और जो अक्टूबर की क्रांति थी वो मुख्य रूप से 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। तो 13 दिन आगे रहते हैं। जो जूलियन कैलेंडर, जो रूस के अंदर जूलियन कैलेंडर है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें 13 दिन का फर्क रहता है। जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 दिन का फर्क रहता है। तो जो तारीख फरवरी में पड़ती थी वो तारीख असली में 12 मार्च को थी, और जो अक्टूबर की क्रांति थी वो मुख्य रूप से नवंबर में संपन्न हुई थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो कैलेंडर संबंधी दिक्कत आती है, रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर मान्य था, लेकिन बाद में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको मान्यता दे दी गई। वर्तमान में सभी जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से करीब 13 दिन आगे चलता है। 13 दिन आगे चलता है, इसलिए जो फरवरी में 25 फरवरी के आसपास जो क्रांति हुई थी फरवरी के आसपास, वो असली में जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, या जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर में जो तारीख फरवरी में पड़ती है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में वो तारीख मार्च की हो जाती है, और जो जूलियन कैलेंडर में जो तारीख अक्टूबर की पड़ती है वो वास्तव में तारीख है वो नवंबर को संपन्न हुई थी। तो कुछ हम महत्वपूर्ण तिथियों का भी अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि रूसी क्रांति की तारीख, रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर था, बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दे दी गई, और ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसलिए जो घटना फरवरी में हुई थी वो असली में मार्च में हुई थी, और जो अक्टूबर में घटना हुई थी, जो अक्टूबर की क्रांति थी वो वास्तव में नवंबर की क्रांति मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 13 दिन का फर्क दोनों में माना जाता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे निकल चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूनियर कैलेंडर से 13 दिन आगे रहता है, इसलिए जो फरवरी के अंत की तारीख थी वो मार्च में हुई थी, और जो अक्टूबर की अंत की तारीख थी वो नवंबर में हुई थी। तो इस प्रकार हम इसे फरवरी मार्च की क्रांति और अक्टूबर नवंबर मार्च की क्रांति, अक्टूबर नवंबर की क्रांति कहते हैं। तो फरवरी मार्च की 1917 की क्रांति और अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी उनका भी अध्ययन हम करते हैं। 1850 से 1880 तक रूस में समाजवाद पर बहस हुई थी कि समाजवाद क्या है। समाजवाद की ओर लोगों का तेजी से रुझान हो रहा था, और रूस में वैसे भी जिसके तहत रूस में किसान थे उनमें समाजवादी विचारधारा थी वो पहले से ही व्याप्त थी, जिसके तहत वो जमीन का बंटवारा करते थे। 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी। 1905 में खूनी रविवार की घटना हुई थी, 1905 की क्रांति हुई थी, जिसके अंतर्गत फादर गेपोन के नेतृत्व में विंटर पैलेस के सामने एक जुलूस निकला था, जिसमें जार ने पुलिसधारियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें 100 मजदूरों की मौत हो गई थी और 300 मजदूरों की 300 मजदूर है वो घायल हो गए थे, क्योंकि यह उस दिन रविवार था, इसलिए इसे हम ब्लडी संडे या खूनी रविवार की घटना के नाम से भी जानते हैं। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया था। 1917 में 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी थी। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ था, जिसे हम नवंबर की क्रांति कहते हैं। 1918 से लेकर 1920 तक रूस में गृह युद्ध छिड़ गया था। 1919 में कोमिंटांग का गठन हुआ था। 1929 में सामूहिकरण की, स्टालिन के नेतृत्व में सामूहिकरण की नीति अपनाई गई थी। तो 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया था। 24 अक्टूबर से यदि हम 13 दिन आगे चलते हैं तो अक्टूबर आपको पता है कितने दिनों का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में से 31 का होता है। तो अगर हम 24 अक्टूबर से 13 दिन आगे करेंगे तो वो नवंबर में आ जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर को 24 को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करके शहर से बाहर चला गया। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ
दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए रेंटर प्लेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी अभी क्या हो गए थे, जो बोल्शेविक दल के क्रांतिकारी थे वे भी उन्होंने आदेश दे दिया और सरकारी कार्यालयों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो बोल्शेविक पार्टी जो सैनिक समितियां गठित हुई थी, उन्होंने सरकारी दफ्तरों, सरकारी ऑफिस, सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तरों पर नियंत्रण, सरकारी अखबारों पर, सैन्य टुकड़ियों, सैनिक जो सरकारी जो सैन्य विभाग था उन सब पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। शाम ढलने तक पूरे शहर पर क्रांतिकारी समिति का नियंत्रण हो गया और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत से बोल्शेविक पार्टी की कार्रवाई को सही माना गया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी, दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई, खास तौर से मॉस्को पर। लेकिन दिसंबर आने तक पेट्रोग्राद और मॉस्को पर बोल्शेविक पार्टी या उससे जुड़े हुए जो सैन्य संगठन थे, सैन्य कमेटियां थी, उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। तो दिसंबर 1918 तक रूस में पेट्रोग्राद और मॉस्को जो प्रमुख शहर थे उस पर बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण स्थापित हो गया। आज हम पढ़ेंगे कि अक्टूबर के बाद में क्या बदला था। तो बोल्शेविक निजी संपत्ति की पूरी व्यवस्था के पूर्ण रूप से खिलाफ थे। बोल्शेविक निजी संपत्ति को समाज के लिए सबसे बड़ा घातक मानते थे, वो पूंजीपतियों को सबसे बड़ा अपना विरोधी मानते थे। तो बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूर्णतः खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में ज्यादातर उद्योगों का, बैंकों का, कल कारखानों का, इकाइयों का नवंबर 1917 तक राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। नवंबर 1917 तक ज्यादातर बैंकों का, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई थी। किसानों को कह दिया गया था कि आप जाओ और सामंतों की जमीन पर नियंत्रण स्थापित कर लो, जाओ और सामंतों की जमीनों पर नियंत्रण स्थापित कर लो। जमीन को सामाजिक संपत्ति यानी जमीन पर जोतने वाले का अधिकार पहला माना गया और किसानों से कहा गया कि वो जाएं, सामंतों, भूस्वामियों, धनाढ्य वर्ग के पास जो लाखों हेक्टेयर भूमि है उस पर किसान कब्जा कर लेवे, किसान उसे अपने हाथों में ले लेवे। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की पूर्ण रूप से छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े बड़े मकानों को, जो बड़े बड़े मकान थे शहरों में, मॉस्को और पेट्रोग्राद में जो मकान मालिक थे, जो भूस्वामी थे, जो अभिजात वर्ग के लोग थे, उनके बड़े बड़े मकानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उन्हें किसानों को, मजदूरों के हवाले कर दिया और कुछ भाग है वो उन भूस्वामियों को रहने के लिए दे दिया। उन्होंने अभिजात वर्ग की पुरानी पदवियों को इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट लाने के लिए सेना और जो सेना के अफसर थे, परिवर्तन को लाने के लिए, स्पष्ट रूप से लाने के लिए, परिवर्तन को स्पष्ट रूप से लाने के लिए क्या किया गया? सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। सेना और सरकारी अफसरों के लिए बोल्शेविक पोशाक या बोल्शेविक दल की जो पोशाक थी उसे पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें सोवियत टोपी, जिसे हम बोल्शेविक टोपी भी कहते हैं, जिसे रशियन भाषा में बुद्योनोवका का चुनाव है वो किया गया। बुद्योनोवका एक सोवियत या रूसी टोपी थी जिसका चुनाव कर दिया गया था। अब 1918 के तक 1917 की क्रांति हो गई थी, तो 1917 तक या 1917 के अंत तक और 1918 में अंत में 1918 तक बोल्शेविक पार्टी का जो नाम था वो बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया कर दिया गया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए। आपको जैसे पता है कि बोल्शेविक पार्टी ने नवंबर 1917 तक जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी है वो कर दिया गया। तो आपको पता है कि तारीखों को लेकर हमेशा 1-1.5 महीने का जो फर्क चला है, 13 दिन का फर्क चलता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बोल्शेविक पार्टी था उसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में बोल्शेविकों का
बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक पार्टियों की असहमति के बावजूद मार्च 1918 में जैसे जबकि उस समय तक जो जूलियन कैलेंडर था वो रूस में मान्य हो गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर की जगह जो जूलियन कैलेंडर था उसका अनुसरण किया गया था। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च 1918 में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चल रहा था फरवरी 1918 तक उसको बदल दिया गया और जूलियन कैलेंडर जो पूरी दुनिया में मान्यता है वो जूलियन कैलेंडर लागू कर दिया गया था। और मार्च 1918 तक अन्य राजनीतिक पार्टियों की असहमति के बावजूद भी रूस ने बोल्शेविक पार्टी ने या रूस के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ एक पृथक ब्रिस्टो-लिटवस्क की संधि कर ली थी। जैसा आपको पता है बच्चों, मैं फिर बता देता हूं कि 1 फरवरी 1918 तक रूस में जूलियन कैलेंडर मान्य था, बाद में से ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदल दिया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे निकलता था, इसलिए जो क्रांति फरवरी में थी वह वास्तव में मार्च में हुई थी और जो अक्टूबर की क्रांति थी वो वास्तव में नवंबर में हुई थी। तो जूलियन कैलेंडर के स्थान पर ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो या ग्रेगोरी कैलेंडर है वो लागू कर दिया गया था। तो मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक पार्टियों की सहमति के बावजूद भी जो रूस की बोल्शेविक पार्टी थी उसने जर्मनी के साथ एक पृथक संधि कर ली थी जिसे हम ब्रिस्टो-लिटवस्क की संधि कहते हैं। ब्रिस्टो-लिटवस्क की संधि में जर्मनी से संधि कर ली गई थी। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी कांग्रेस में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी, क्योंकि एकमात्र पार्टी उसी का दर्जा था। संसद का दर्जा भी दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। रूस में केवल एक पार्टी थी जिसे हम बोल्शेविक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया था जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसे हम बोल्शेविक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। अब देश को संसद का दर्जा दे दिया गया था। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण हो गया था। जो ट्रेड यूनियन थे उन पर भी बोल्शेविक या कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया था। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविक आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे थे। बहुत सारे जो युवा लेखक थे, कलाकार थे, वो भी तेजी से उनका झुकाव है वो कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक पार्टी की ओर है वो बढ़ रहा था। तेजी से कलाकार, लेखक, अभिजात वर्ग के लोग जो बचे हुए थे, इसके अलावा सैनिक, श्रमिक, इसके अलावा मजदूर तेजी से बोल्शेविक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों को पार्टी से मोह भंग भी होने लग गया था। उनका मोह भंग है वो जल्दी ही हो गया था। तो मैंने आपको आज रूसी क्रांति की तारीख के बारे में बताया था। आपको पता है 1 फरवरी 1918 तक रूस में जूलियन कैलेंडर चल रहा था, बाद में से ग्रेगोरियन कैलेंडर में चेंज कर दिया गया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर था वो सब जगह इस्तेमाल हो गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब हमारे कैलेंडर के हिसाब से जो फरवरी की क्रांति थी वो 12 मार्च को हुई थी और अक्टूबर की क्रांति थी वो 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। तो इस प्रकार हमने आज देखा है। इसको आपको अंडरलाइन करना है, समझना है, याद करना है। मेरे हिसाब से आपने इसको देख लिया होगा। इसको पॉइंटों को लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।